फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट 9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग चैप्टर 2 को ही पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम ट्रेडर्स टू टेरिटरीज। किस तरह से आए व्यापारी बन के और किस तरह से साम्राज्य बना लिया अपना, है ना, किस तरह से सम्राट बन के बैठ गए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से एक नए एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हस्टिंग ये गवर्नर जनरल थे जो कि आपकी 773 से लेके 785 तक रहे। वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर हु प्लेड अ सिग्निफाइंग रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, यानी कि ये वो उन आदमियों में से हैं, उन शख्सियत में से हैं जिन्होंने कंपनी को फैलाने में सबसे अहम भूमिका अदा की। ठीक है, बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे यानी मुंबई एंड मद्रास यानी चेन्नई। ठीक है, तो कहते हैं इन्होंने खाली अपनी पावर को बंगाल यानी कि आपके जो बंगाल है, कलकत्ता है, वहाँ तक ही नहीं रखा था, बल्कि इन्होंने बॉम्बे और मद्रास तक की इस चीज़ को फैला दिया था। ब्रिटिश टेरिटरी वॉज बाउंड्रीड डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी, यानी कि जो ब्रिटिश रूलर थे अब वो पूरी जगह को अपने आप अकेले तो चला नहीं सकते थे, तो जो उनके भरोसेमंद आदमी हुआ करते थे ये उनमें उन्होंने डिवाइड कर दी थी। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी कहते थे। दे आर 3 प्रेसिडेंसी, यानी कि 3 आपकी प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी? एक बंगाल, एक मद्रास और तीसरी बॉम्बे। ठीक है, यानी मुंबई। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, ये इसके ऊपर किसका हुक्म हो चल रहा था? गवर्नर का। और द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और गवर्नर के ऊपर जो उसका हेड हुआ करता था उसको हम क्या कहते थे? गवर्नर जनरल कहते थे। तो उम्मीद करती हूँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते ही लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड नोबिलिटी इन द स्पेकल ऑफ जस्टिस, यानी इन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लागू करवाया, मतलब सामने लाए, किसके ऊपर? न्याय के ऊपर। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि एक कानून का, न्याय का एक नया सिस्टम, एक नई अथॉरिटी लागू की गई। क्या थी वो? ये थी कि ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हैव 2 कोर्ट, एक क्राइम कोर्ट यानी एक आपका क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसे फौजदारी कहते हैं, और दूसरा आपका सिविल कोर्ट होगा जिसे आप दीवानी कहते हैं। ठीक है, तो 2 आपकी अदालतें होंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्रिमिनल कोर्ट होता है जिसमें जो ये क्रिमिनल होते हैं ना, इनके लड़े जाते हैं। एक होते हैं आपके सिविल कोर्ट, यानी कि जैसे घरेलू कोई हिंसा है या इस तरह के कोई केसेस है, वो उसमें अदालत में जाते हैं। ठीक है, मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेट इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टर हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, यानी कि ये अपने सिविल कोर्ट को अपने हिसाब से चला रहे थे। भाई अपने घर के जो न्याय कानून है वो भाई मज़हब के हिसाब से दिए जाते हैं, तो वो उनको ही चलाने दिया जा रहा था। लेकिन जो आपके क्रिमिनल कोर्ट थे, जो आपके मेन कोर्ट थे, ये जो सिविल कोर्ट थे, ये आपके हिंदू मौलवी के साथ साथ आपके गवर्नमेंट भी चला रही थी यूरोपियन की। ठीक है, और जो आपके क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे वो काजी और मुफ्ती के हाथ में ही थे अभी। टू ब्रिंग अबाउट अनफॉर्मेटली इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंप्लाई डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि अब उन्होंने क्या कहा कि आपको हिंदू लॉज जो है उनको कन्वर्ट करना है हमारे लिए। 11 पंडितों का वो बुलाया गया था। ठीक है, अभी लिखा है and be had it translate this list into English, से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बाय 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges। तो अब इन्होंने क्या करा कि 1778 में इन्होंने मुस्लिम जो लॉज थे उसको भी कंबाइन कराया, उसको भी कंपाइल करा, यानी उसको भी ट्रांसलेट कराया। किस लिए? ताकि जो यूरोपियन जज हैं उनको आसानी हो सके। ठीक है, तो इन्होंने मतलब हिंदू मज़हब के जो न्याय थे उनको भी अपने लिए अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया, और मुस्लिम मज़हब के जो न्याय और कानून थे उनको भी ट्रांसलेट करवा लिया। आगे बात समझ में। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड, और इसके बाद जो नया एक्ट आया था 1773 में, इसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। वेला कोर्ट अपील द सदर निज़ामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट अ कैलकटा, और ये कहाँ पे आपका सेटअप हुआ था? कैलकटा में हुआ था। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ी फिगर होती है डिस्ट्रिक्ट की वो कौन होती है? कलेक्टर होती है। ठीक है, तो अब कलेक्टर क्या होता है, जैसा कि ये बताते हैं एज द टाइटल सजेस्ट, यानी कि जैसा कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट्स विद द हेल्प ऑफ जजेज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज। यानी इनका क्या मतलब होता है? इनका काम ये होता है कि भाई वो जो भी टैक्स है, जो भी रिन्यूज़ हैं, उनको कलेक्ट करेंगे और अपने एरिया में जो न्याय है, जो कानून है, उसको बनाए रखेंगे। किसकी मदद से? जज, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा की मदद से। हिज ऑफिस वाज द कलेक्ट्रेट, और इसकी जो ऑफिस थी उसको कलेक्ट्रेट कहते थे। बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड प्रोटोगेज दैट स्ट्रीट रिप्लेट प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। तो अब बोलते हैं कि इनका नया जो सेंटर बनाया गया वो सारी चीज़ें, सारी पावर उनको दे दी गई और जो पुराने लोग थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ आपको देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी? प्रेसिडेंसी की मीनिंग क्या है? विच वर द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? यानी प्रेसिडेंसी के मीनिंग क्या है, पहले आपको ये बताना है, फिर ये बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश जो साम्राज्य हुए थे उन्हें उसने क्या करा था? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको हम लोग मतलब अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। जो ये यूनिट्स हुआ करते थे इसे ही हम लोग प्रेसिडेंसीज कहते थे। और जो इसकी 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और तीसरा आपका मुंबई यानी कि चेन्नई थी, मुंबई थी। ठीक है, तो इस तरह से 3 आपकी प्रेसिडेंसीज थी, तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु वाज द वेस्टिंग हस्टिंग? वेस्टर हस्टिंग कौन थे? व्हाट रोल डिड ही प्ले एक्सपेंड द पावर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? यानी उन्होंने क्या रोल प्ले करा ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को बढ़ाने में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये गवर्नर जनरल थे और इन्होंने रोल ये प्ले करा था कि कंपनी को फैलाने में बहुत मदद करी थी। खाली कंपनी इनकी सत्ता तक आते आते कंपनी खाली बंगाल में ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी फैल चुकी थी। तो कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डिड वॉरेन हेस्टिंग ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ जस्टिस? यानी फील्ड ऑफ जस्टिस में यानी कि न्याय के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से चेंजेस लाए थे, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे, उनको बताना है। तो देखिए ये आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊंगी, आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं 1772। अगर हम 1772 की बात करें तो इन्होंने एक जस्टिस की न्यू पॉलिसी इस्टेब्लिश की थी, जिसके अंतर्गत ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे, 2 ज़िला कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल का और दूसरा आपका सिविल का। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द वर्क ऑफ द कलेक्टर? कलेक्टर का क्या काम हुआ करता था ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा है कि हिज मेन जॉब, यानी जो आपके कलेक्टर हुआ करते थे उनका मेन काम क्या होता था कि रिन्यू को कलेक्ट करना या टैक्सेस को कलेक्ट करना। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने एरिया का जो लॉ है उसको भी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। कैसे? डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो आपकी पुलिस है और पुलिस ऑफिसर है, दरोगा है, जज है, उनकी मदद से। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।